हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल गुरु मंत्रा 79 में। मैं प्रभात चंद। आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। कल दोस्तों अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको 1857 की क्रांति तक पढ़ाया था। उसको विद्रोह, क्रांति कुछ भी कहिए। तो उसमें जब अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को दबा दिया तो कहीं ना कहीं भारतीयों के अंदर इस चीज़ को लेकर बड़ी ही एक अंदर कुंठा, एक हीनता की भावना, एक छटपटाहट, ऐसी कुछ भावनाएं अंदर थीं। इससे निकलना चाहते थे सभी लोग। तो कहीं ना कहीं एक धीरे धीरे आपस में एकजुट हुए। जैसे कि होता है कि अगर शोषित और शोषण करने वाला, इनके इनके बीच में एक हमेशा टकराव होता है। तो जो भी शोषित वर्ग होता है वो कहीं ना कहीं आपस में एकजुट होता है, ये नेचुरल है। वैसे ही कुछ भारतीयों के साथ भी था, क्योंकि अंग्रेज़ों की नीतियाँ शुरू से ही शोषण वाली रही हैं। तो धीरे धीरे करके राष्ट्रीयता भी कोई एक दिन में नहीं आ गई। इसके लिए भी बड़ा टाइम लगा। छोटी छोटी घटनाएं इसके आगे जुड़ी। कोई ऐसी बात हो गई, या कोई अचानक कोई घटना घट गई, या कोई नीतियाँ अंग्रेज़ों की ऐसी आ गई जिन्होंने बीच बीच में आग में घी का काम किया, जिससे भी राष्ट्रीयता का उद्भव हुआ। ठीक है। तो अगर हम मुख्यतः देखें तो राष्ट्रभाव के उद्भव के कारण क्या थे। अगर हम कारणों में जाएं तो कुछ ऐसे कारण थे, कुछ आंतरिक कारण थे, कुछ बाह्य कारण थे, कुछ अंग्रेज़ों की नीतियाँ भी थी। तो उसको अगर समझें तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा रोल में अगर हम कह सकते हैं तो एक पाश्चात्य शिक्षा को भी हम मान सकते हैं। हालांकि ये अंग्रेज़ों की देन थी। अंग्रेज़ों ने भी भारत में पाश्चात्य शिक्षा की वकालत की थी। उनका ऐसा मानना था कि हम पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से एक ऐसा मध्यम वर्ग तैयार कर सकते हैं जो हमारी अच्छाइयों को बताए, हमारे लिए एक नया मार्केट बने, हमारे लिए अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर को हम तैयार करें जिससे वो हमारी चीज़ों को खरीद सकें। उन्हीं ने पाश्चात्य शिक्षा के लिए वकालत की थी। वो बात अलग है कि बाद में यही उनके लिए घातक साबित हुई। पाश्चात्य शिक्षा के द्वारा तर्कवाद, बुद्धिवाद, स्वतंत्रता, समानता, इन सब के बारे में एक जागरूकता जागी, क्योंकि पाश्चात्य शिक्षा में इन्हीं सब पे बल दिया जाता था। यही सब पाश्चात्य शिक्षा में ये सब बातें बताती थी। जबकि भारतीय जो पुरातन समाज था उसमें तर्कवाद, बुद्धिवाद, इस पे ज़्यादा बल नहीं था, क्योंकि ये वेद में ये तर्कवाद, बुद्धिवाद नहीं था, क्योंकि पहले वही पढ़ते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने पाश्चात्य शिक्षा को लाया तो इससे एक जागरूकता जागी। इनको पढ़ने के बाद उन्हें भी लगा कि नहीं, समानता एक है, या किसी चीज़ पर तर्क करना है, तर्क करने की शक्ति, बुद्धिवाद, ये चीज़ से डेवलप हुआ। तो ये एक कारण बना। हालांकि अंग्रेज़ों का था, लेकिन फिर भी एक कारण बना। उसके बाद आधुनिक समाचार पत्र। आधुनिक समाचार पत्र व पत्रिकाएं, आधुनिक समाचार पत्र व प्रेस, इसने भी बहुत बड़ा रोल निभाया हमारे भारतीय राष्ट्र की भावना को बढ़ाने के लिए। समाचार पत्रों और प्रेस के द्वारा जो हमारे यहाँ के लेखक थे, या जो बुद्धिवाद को या विचारक थे, उन्होंने अपने विचारों से देश के कोने कोने में अपने विचार पहुँचाए, प्रेस के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से। तो इन लोगों ने भी काफ़ी योगदान दिया हमारी राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने के लिए। हालांकि फिर से अगेन ये अंग्रेज़ों के ही द्वारा लाई गई थी। डलहौजी ने हमारे प्रेस के लिए काम किया था, डलहौजी ने लाया था। उसी तरह एक है आधुनिक संचार। इसमें आता है आपका रेलवे, डाक व तार। इन तीनों की भी जो शुरुआत हुई भारत में, इसने भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता भावनाओं में बढ़ाने में एक सहायता की। भाई रेलवे के माध्यम से आवागमन आसान हो गया। भाई पहले ऐसा होता था कि हफ्तों लगते थे कहीं पहुंचने में, अब रेलवे से बहुत जल्दी त्वरित आवागमन हो गया। तो विचारों को फैलने में गति आई। आज इलाहाबाद में है, कल कलकत्ता पहुंच गया ट्रेन से। वैसे घोड़े से या गाड़ी से जाने में 4-5-6 दिन लगते थे, अब ट्रेन से जल्दी पहुंच सकते थे। तो रेलवे है, डाक के माध्यम से अपने कोई पत्र का आवागमन तेज हो गया, तार है और तेज हो गया। तो ये भी अंग्रेज़ों की देन थी, डलहौजी के द्वारा ये भी लाई गई थी। तो ये भी डलहौजी। तो अंग्रेज़ों ने जाने ना जाने इसमें ही मदद की ही भारतीयों की।
हालांकि उन्होंने ये बनाए अपने उसके लिए थे, फ़ायदे के लिए, लेकिन इसका कोई भी चीज़ के दो दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। अंग्रेजों ने बनाए अपने लिए थे, लेकिन भारतीयों ने इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करके इसको अपने राष्ट्रीयता के लिए इसको ज़रूरी एक वेपन के तौर पे, एक यंत्र के तौर पे काम किया अपना। ठीक है, इसके बाद एक सेकंड जरा इसको मिटा दो। इसके बाद बहुत से सामाजिक, समय समय पे थोड़े थोड़े पे कोई सामाजिक धार्मिक ऐसे आंदोलन होते रहे, जिन्होंने भी राष्ट्रीयता को जो है एक बढ़ावा दिया, लोग उसमें एकजुट हुए हिंदू मुस्लिम एकता के कारण। तो कई धीरे धीरे एक राष्ट्रीयता का उस तरह भी आंदोलनों का भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। उसके बाद अंग्रेज़ों की कुछ नीति थी जिन्होंने इस चीज़ को और बढ़ाने का काम किया। जैसे अंग्रेज़ों की नस्ली भेदभाव, जो नस्ली भेदभाव की नीति थी, उसने भी एक बहुत बड़ा रोल अपनाया। भाई अंग्रेज जो है एक शोषणकारी थे और भारत एक शोषित थे, तो जहाँ शोषण और शोषित दोनों के हितों में आपस में टकराव होना ये स्वाभाविक सी बात है। तो वैसे ही यहाँ भी था, इन दोनों के हित आपस में टकराते रहते थे। अंग्रेज अपने हिसाब से चलते थे, लेकिन भारतीयों को वो चाहते थे, उनका शोषण होता था उससे, तो भारतीय उसके विरोध में रहते थे। तो ये नस्लीय टिप्पणी भी रहती थी, उनके अंदर हीन भावना होती थी। अंग्रेज उनको एक बहुत ही निम्न दृष्टि से देखा करते थे भारतीयों को। ऐसे बहुत से रेस्टोरेंट थे जहाँ भारतीय और कुत्तों को आने के लिए अलाउ नहीं था, तो मतलब भारतीयों की तुलना कुत्ते के जैसी, तो बहुत ही अंदर से हीन भावना से ग्रसित हो जाते। तो ये देखिए, जो भी शोषित हैं, शोषित और शोषण करने वाले, इनका देखिए ऐसा हिसाब है कि जैसे एक जगह पे 10 लोग या 20 लोग हैं, उनको अगर एक व्यक्ति अगर उनका कोई शोषण कर रहा है, तो एक बट नेचुरल है उन 10 या 20 लोगों के बीच में आपस में सुगबुगाहट होते हुए एक एकता अपने आप पनपेगी। वैसा ही अंग्रेज़ों के खिलाफ था। अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को भी सताया, मुस्लिमों को भी सताया, चाहे वो जागीरदार हों, चाहे वो चाहे रजवाड़े हों, तो सभी उनके शोषित ही थे। तो एक धीरे धीरे आपस में उनके, कहते ना, चोर का दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो वैसे ही था कि अंग्रेज़ों के जितने भी वो सब थे, सब आपस में एक हो गए। तो वो एक राष्ट्रीयता वहाँ से डेवलप हुई धीरे धीरे। उसी तरह जो है धीरे धीरे अब इनको एक चेहरा चाहिए था, बढ़ तो रहे थे भाई धीरे धीरे, लेकिन ये इनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना। आपस में विद्रोही हो गए तो एक प्लेटफॉर्म कैसे होए? इसी प्लेटफॉर्म का नाम था कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। इन्हीं सब बातों के बीच में एक जो प्लेटफॉर्म चाहिए था, वो उन सभी को एक INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में 1885 में सामने आया। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। इस टॉपिक को मैं बाद में बताऊंगा, इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कांग्रेस की स्थापना पे। ठीक है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। बस ये जान लीजिए कि एक प्लेटफॉर्म के रूप में कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद कुछ नीतियाँ थीं अंग्रेज़ों की, जिन्होंने मैंने बताया ना, एक दीर्घकालिक कारण होता है और एक शॉर्ट टर्म। तो कुछ ऐसी नीतियाँ थीं जो अंग्रेज़ों में, जिससे भारतीयों में बहुत उबाल आया। इसमें मुख्यतः जो है 2 थीं। एक वायसरॉय थे हमारे लिप्टन, और दूसरे रिपन। ठीक है, ये लिप्टन और रिपन 2 वायसराय थे 1878 में। इन्होंने कुछ एक्ट पारित किए, जिसमें से एक था प्रेस एक्ट। इन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रेस एक्ट पारित किया। इस एक्ट के माध्यम से जितने भी हमारे जो देसी पत्र थे, समाचार पत्र थे, उनके खिलाफ एक एक्ट लाया गया, जिसमें अगर ये सरकार की आलोचना करते थे या सरकार के किसी नीतियों की विरोध करते थे, तो उन पर राष्ट्रद्रोह लगाया गया। बेसिकली ये जो है प्रेस एक्ट दो पत्रों पर ज़्यादा फोकस किया गया। इन्होंने 2 पत्रों पे, एक का नाम था अमृत बाजार, ठीक है, और एक सोमपत्रिका, सोम प्रकाश और अमृत बाजार, इन 2 समाचार पत्रों पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर
ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके इन दोनों के संपादक थे कोलकाता में। तो इन दोनों के खिलाफ ही ज़्यादा इन पे एक्शन था कि जो है इनको किसी तरह टारगेट पे लिया जाए। तो इसमें जो है ये सोम प्रकाश पे तो कार्रवाई हो गई, बट ये अमृत बाजार है, इन्होंने रातों रात अपना पूरे एडिशन को पूरा इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया। तो चूंकि अब ये एक्ट जो है हिंदी, जो यहाँ के देसी लोगों के लिए था, हिंदी भाषी समाचार पत्रों के लिए था, अब चूंकि ये अंग्रेजी में बदल गया तो इसने अपने आप को कार्रवाई से बचा लिया। लेकिन ये जो सोम प्रकाश है इस पर कार्रवाई हो गई, इसको बंद कर दिया गया। तो इससे भी भारतीयों के अंदर एक हीन भावना, एक आक्रोश उत्पन्न हुआ। तो ये प्रेस एक्ट था। दूसरा, इन्होंने एक आर्म्स एक्ट लागू किया, आर्म्स एक्ट। ये भी 1978 में ही आया था। ये एक्ट क्या कहता था? इस एक्ट के तहत भारतीयों को अपने पास अस्त्र शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया। बिना लाइसेंस के कोई भी भारतीय अपने पास शस्त्र नहीं रख सकता था। और जबकि इसके विपरीत जो यूरोपीय थे, यहाँ पे अंग्रेज थे, उनको किसी भी शस्त्र वगैरह रखने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी। तो ये भी एक विरोध का कारण बना। अंग्रेज भारतीयों को लगा कि नहीं, ये बहुत गलत है, हमारे लिए ये नीति और यूरोपियों के लिए यही नीति, वही शोषणकारी और शोषण का जो मैंने बताया था। तो ये भी एक कारण बना। तीसरा था सिविल सर्विसेज एक्ट। एक सिविल सर्विस एक्ट आया इन्हीं के समय पे, लिट्टन के समय पे। इसमें इस एक्ट क्या कहता था? इस एक्ट के तहत जो भारतीयों को आईसीएस सेवा में, जैसे आज आईएएस होता है वैसे उस समय अंग्रेजों में आईसीएस था, आईसीएस सेवा में रोकने के लिए एक एक्ट लाया, जिससे इसमें जो प्रवेश की जो आयु थी उसको घटाकर 19 साल कर दिया गया। 19 साल। तो इससे भारतीयों ने इसका बहुत विरोध किया, बहुत इसका काफ़ी विरोध हुआ कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि भारतीय थे, शुरू में 10 साल से पढ़ना शुरू करते थे पहले। अभी हम लोग ना छोटे बच्चों को ही स्कूल भेज देते हैं, लेकिन अब उस समय में बच्चे धीरे धीरे बड़े होते थे, 6-7 साल में, 8 साल में स्कूल जाना शुरू करते थे। तो 19 साल उनकी एज वहीं ख़त्म हो जाती थी, कक्षा 10 पास करते ही। तो ये इस एक्ट को भी एक इस तरह से देखा गया कि भारतीयों को आईसीएस में प्रवेश करने से रोका जाए। तो इसका भी काफ़ी विरोध हुआ। तो ये तो लिट्टन की नीतियाँ थी जिनका काफ़ी विरोध हुआ और राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने का कार्य किया। अब ये रिपन ने क्या किया, देखिए बताता हूँ, एक मिनट। रिपन भी कम नहीं थे, रिपन इनके बाद आए। तो रिपन ने अपनी कुछ नीतियाँ लागू की। देखिए बताता हूँ क्या करते थे। रिपन ने एक इल्बर्ट बिल लाया। जो रिपन थे, रिपन ने लाया इल्बर्ट बिल। रिपन ने इल्बर्ट बिल लाया तो ये जो 83 में शायद 83 में शायद, ये बिल क्या कहता था? इस बिल के पास होने के बाद जो भारतीय जो सत्र न्यायाधीश थे, भाई सत्र न्यायाधीश में कुछ भारतीय थे, भारतीय जज थे, उनको ये अधिकार दे दिया गया कि वे यूरोपियों को भी सजा दे सकते हैं। इससे पहले ऐसा नहीं था, यूरोपियों के मामले यहाँ नहीं के भारतीय जज नहीं सुन सकते थे। लेकिन इस एक्ट के पारित होने के बाद इन भारतीय जजों को भी ये पावर मिल गई कि वो जो है यूरोपियों के केस को देख सकें, उन्हें सजा सुना सकें। ठीक है, तो ये पूरा जो ड्राफ्ट था, इसको बिहारी लाल गुप्ता जी ने इस ड्राफ्ट को बनाया था, बिहारी लाल गुप्ता ने। ठीक है, तो इल्बर्ट बिल को जो ड्राफ्ट किया था बिहारी लाल गुप्ता ने, सॉरी 1883 है यहाँ पे, 1983 याद आ गया। 1883 में बिहारी लाल गुप्ता ने इस बिल को ड्राफ्ट किया था। तो इस बिल के फिर विरोध में जो यूरोपीय थे, यहाँ भारत में रह रहे थे, उन सब ने आपस में इकट्ठा होकर इस बिल के विरोध में बहुत बवाल किया, बहुत ज़्यादा उत्पाद मचाया, इसका बहुत विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग तो यूरोपियन हैं, हम लोग सुपीरियर हैं, यहाँ भारतीय जज हम लोगों को कैसे सज़ा सुना सकते हैं। तो इसका काफ़ी तो रिपन को फिर मजबूर होकर लास्ट में इस बिल को वापस लेना पड़ा। अब चूंकि बिल तो वापस ले लिया, फिर इससे भारतीयों में एक अलग संदेश गया। उन्होंने समझा कि नहीं, ये जो है ये तो गलत है कि हम भाई जज वो भी हैं, जज हमारे भारतीय भी हैं, मतलब इनको अधिकार ही नहीं है, तो फिर वो कैसे जज।
बस तो इसको भी एक शोषण के रूप में देखा गया, इसको भी एक नस्लीय उसके रूप में देखा गया। तो इससे भी भारतीयों के बीच में बहुत सारी विरोधाभास उत्पन्न हुआ, बहुत ज़्यादा अंदर से ये लोग, इन लोगों ने काफ़ी प्रदर्शन वगैरह किए इस चीज़ के लिए, लेकिन बिल वापस लेना पड़ा यूरोपियों के प्रभाव के कारण। तो इन सब चीज़ों ने मिलकर भारत में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया और सभी को एक मंच पर आने के लिए मजबूर किया, या कह दो एक मंच पर आने के लिए प्रेरित किया। और इन्हीं सब चीज़ों के का समस्त एक अगर रूप देखें तो 1885 में आईएनसी की स्थापना के रूप में सामने आया। तो इसके आगे हम आपको बताएंगे कांग्रेस की स्थापना। इसके लिए मैं आपको अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम आपको कांग्रेस की स्थापना बताएंगे। कांग्रेस की स्थापना के साथ 3 चरणों में इसकी 3 चरण हुए इसके। पहला उदारवादी, दूसरा उग्रवादी। तो कांग्रेस की स्थापना के बाद ये 3 चरण माने जाते हैं स्पेशली हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। तो ये स्थापना से लेकर ये तीनों चरण हम अगले वीडियो में बनाएंगे आपके। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।